नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविलियंस में। पिछले क्लास में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कंप्लीट किया था, जिसके तहत जो भी सिलेबस में मेंशन था, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी, इन तीनों को कंप्लीट कर लिए थे। इसके साथ ही और भी जो दर्शन हम लोग के संविधान की प्रस्तावना में मेंशन था वो कंप्लीट हो गया, जो कि हम लोग का चैप्टर 1 था। आज हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे, जिससे मुख्य रूप से भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षण, जनहित याचिका की संकल्पना और भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा मेंशन है। तो सिलेबस के तहत जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। यहाँ पे बस हम लोग जनहित याचिका की संकल्पना, इस टॉपिक को भी हम लोग स्किप कर देंगे, इसको आने वाले टाइम पे कवर किया जाएगा। और पहला क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं बताएं। तो संविधान की जो भी विशेषता है, सकारात्मक विशेषता या फिर नकारात्मक विशेषता, उन दोनों को हम लोग इस क्वेश्चन में डील करेंगे। तो जो भी संविधान निर्माण कर रहे थे उनके द्वारा बहुत सारे देश के संविधानों का अध्ययन किया गया, और उनके बाद उन सभी देश के संविधान में उन्हें जो भी अच्छा लगा, यानी कि जो भी श्रेष्ठ तत्व थे, उन सारे श्रेष्ठ तत्व को भारतीय परिस्थिति के अनुकूल भारतीय संविधान में स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन बात है कि उन्हें बहुत सारा चीज़ अच्छा लगा होगा, लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसा भी रहा होगा जो कि भारतीय परिस्थिति के अनुकूल सही नहीं रहा होगा। तो उन्होंने वे सारे चीज़ों को सेलेक्ट किया जो कि भारतीय परिस्थिति के अनुसार ढल जाए। लेकिन उन्हीं में से, यानी कि संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्हीं में से कुछ सदस्यों का मानना था कि जो विदेशी तत्व हैं, यानी कि हम लोग जो विदेशी संविधान से जिन तत्वों को ले रहे हैं, वो सारे चीज़ भारतीय परिस्थिति के अनुकूल स्थापित नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर व्यवहार का बात है तो आज संविधान के लागू हुए 75 साल से अधिक हो गए हैं और अभी भी भारतीय संविधान निर्विवाद रूप से चलता आ रहा है। लेकिन अगर यही हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, जैसे कि बर्मा हो गया, पाकिस्तान हो गया या फिर नेपाल हो गया, तो यहाँ में इन सभी देशों में संविधान के बनने और उनके टूटने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे कि नेपाल का हालत का अगर देखें तो नेपाल में 1948 में, फिर 2 साल बाद 1951 में, फिर 1959 में, फिर जाकर 1962 में, यानी कि बहुत कम समयावधि में ही वहाँ पे नया नया संविधान बना और फिर से उन लोग का संविधान को लगा कि नहीं चलेगा और फिर से नया संविधान बनाएगा। फाइनली 2015 में फिर से नेपाल में नया संविधान बनाया गया। तो जो भी आलोचक थे जिनका मानना था कि विदेशी तत्व भारतीय संविधान के भारतीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं हो पाएंगे, तो जायज़ सी बात है कि संविधान के लागू हुए अभी 75 साल से अधिक हो गया, लेकिन भारतीय संविधान चल रहा है, जबकि भारत के पड़ोसी देशों का संविधान को बनने में और बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा। तो भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है और शासन से संबंधित मौलिक नियमों को संविधान के द्वारा लिपिबद्ध किया गया। और वर्तमान में अगर बात किया जाए 395 आर्टिकल है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में और 4 अनुसूची को ऐड किया गया। तो यानी कि टोटल 395 आर्टिकल हो गया, 22 भाग हो गया और 12 अनुसूची हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहा क्या कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है और इसमें परिवर्तन की क्षमता है, यानी कि जब लगे हम लोग इसमें संशोधन करके समय के अनुसार उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। और इसी के साथ इनमें शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की भी क्षमता है। साथ ही में वो कहते हैं क्या कि वास्तव में कहना चाहूँगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है, यानी कि जो संविधान बना उसके बावजूद भी उसमें जो तत्व हैं उनके बावजूद भी अगर भारत की स्थिति खराब होती है, तो कारण संविधान नहीं होगा बल्कि हम लोग, यानी कि मनुष्य खुद ही होंगे। ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है। तो अब आते हैं हम लोग संविधान की विशेषता क्या क्या है। तो ये भूमिका की तरह हो गया कि भारतीय संविधान बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ने के बाद निर्माण किया गया है। उसके बाद उन्हें जो अच्छा लगा उन सारी चीज़ों को भारतीय संविधान में अपनाया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये सारा चीज़ भारतीय परिस्थिति के अनुसार नहीं चलेंगे। लेकिन जहाँ तक व्यवहार का बात है तो ये 75 वर्ष से अधिक हो गया, भारतीय संविधान निर्विवाद रूप से चलता आ रहा है। अब विशेषता, तो विशेषता 2 प्रकार की हो सकती है, एक सकारात्मक तरीके से और एक नकारात्मक तरीके से। तो पहला क्या हो गया कि विशालता एवं लिपिबद्धता। तो भारतीय संविधान काफ़ी ज़्यादा विशाल है। इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के सदस्य ने बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा था और उसके बाद उन्हें जो चीज़ अच्छा लगा उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और इसी के साथ भारतीय संघ के सभी महत्वपूर्ण अंग हैं
उनको अपना अलग प्रशासनिक स्वरूप दिए और अलग अलग अंगों के बीच में संबंध के बारे में भी उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है भारतीय संविधान में। इसके साथ ही जो संकटकालीन उपबंध क्या होंगे, किस प्रकार से शासन चलेगा, ये सारा चीज़ एग्जैक्टली संविधान में मेंशन है, जिसकी वजह से भारतीय संविधान काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। और इतना लंबा संविधान किसी भी देश के लिए, मतलब कि इतना लंबा संविधान बहुत मुश्किल से ही मिलता है। तो मूल संविधान 22 भागों में विभक्त था, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। और अब तक 100 से अधिक संविधान संशोधन भी हो चुके हैं और वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची में विभाजित है। तो यही कारण है कि भारतीय संविधान काफ़ी ज़्यादा विशाल हो जाता है। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यानी कि जहाँ पर हम लोग का आंतरिक और बाह्य फैसला दोनों हम लोग अपने अनुसार ले सकते हैं, किसी के दबाव में आकर नहीं लेंगे। और इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और 26 जनवरी 1950 को भारत संप्रभु राष्ट्र बना, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इसको भी हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट किए हैं कि लोकतंत्र क्या है और गणराज्य क्या है, तो वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। फिर है समाजवादी, तो समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष, तो ये 2 टॉपिक भी पीछे हो चुका है। अगला आता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब क्या हो गया कि हम लोग देश के नागरिक हैं, न कि राज्य के नागरिक हैं, हम लोग राज्य के निवासी हैं। तो चाहे कोई भी राज्य का निवासी हो, वह भारत का नागरिक होगा, न कि उस राज्य का नागरिक होगा। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। फिर आता है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार को और मौलिक कर्तव्य, इन दोनों टॉपिक को हम लोग आने वाले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही ऐसा करेंगे कि जैसे प्रीलिम्स का भी कवर हो जाए और मेंस का भी कवर हो जाए। तो मौलिक अधिकार क्या हो गया, तो समाज में व्यक्ति के विकास के लिए उन्हें जो भी अधिकार दिया जाता है वही क्या है, मौलिक अधिकार है। और ये संविधान में हम लोग को लिखित रूप में प्रदान किया गया है। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी किया गया, यानी कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हमको सुप्रीम कोर्ट उससे न्याय दिलाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट संरक्षण का काम करती है। इसीलिए मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार में एक फैक्ट आता है क्या कि यह संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 19 के F में, तो उसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और इसको आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया। तो ये वाला याद रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार था, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय हमारे पास मुख्य रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार भी था। लेकिन बाद में इस अधिकार को लेकर बहुत सारे समस्या आने लगे, तो फाइनली 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया। तो मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कहाँ किया गया, भाग 3 में किया गया। इसको याद रखना है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जहाँ पे आर्टिकल 12 से लेकर 30 तक मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वह न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। और साथ ही आर्टिकल 32 के माध्यम से हम लोग 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं और आर्टिकल 226 इसके द्वारा हाई कोर्ट से हम लोग रीट जारी करवा सकते हैं, यानी मौलिक अधिकार के हनन के मामले में न्याय संरक्षण प्रदान करेगा। फिर आता है मूल कर्तव्य आता है। तो ऐसा हुआ था कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माण के समय नागरिक को केवल मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में ऐसा महसूस होने लगा कि मौलिक अधिकार के साथ साथ लोगों का कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में और भाग 4 में आर्टिकल 51 का 1 में 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कर दिया जाता है। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन बाद में 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिया गया, तो टोटल हो गया 11 मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य वाले टॉपिक में हम लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या है और किस प्रकार से मौलिक कर्तव्य को संविधान में ऐड किया गया। फिर आता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका मतलब क्या हो गया कि हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया। मतलब क्या हो गया कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में किसी भी प्रकार का दखल नहीं दे सकती है। जो भी अदालत होंगे वे विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होंगे और न ही वे उन संस्थाओं के स्वार्थ के लिए किसी भी प्रकार का काम करेंगे। और साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दुरुस्त रखने के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उच्च न्यायालय
और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा होती तो है, लेकिन बाद में उन पर न्याय देने के संदर्भ में कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी भी न्यायाधीश को हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सके। तो इसी प्रकार इसकी निष्पक्षता का मतलब है कि न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करेगी। तो ये सारा हो गया हम लोग का कुछ कुछ विशेषताएं। इसके अलावे और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि व्यस्क और सार्वजनिक मताधिकार, यानी कि हमारे संविधान में ऐसा मेंशन किया गया है कि वे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल हो गई है वो सभी वोट दे सकते हैं। साथ में संघीय शासन प्रणाली हो गया, फिर अध्यक्षात्मक प्रणालियों का समन्वय और संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणालियों का समन्वय किस प्रकार से है। अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के हित की रक्षा के बारे में संविधान में मेंशन किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता के बारे में बताया गया। तो ये सारा बहुत सारा चीज़ है जो कि संविधान की विशेषता हो गई। लेकिन इसी के साथ संविधान की कुछ नकारात्मक विशेषताएं भी हैं, जैसे कि पहला कि संविधान काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, और लंबा होने के पीछे की वजह वही था कि बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ने के बाद भारतीय संविधान में कुछ चीज़ों को शामिल किया गया। साथ ही साथ हर राज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में एग्जैक्टली मेंशन किया गया है, हर अधिकार के बारे में बताया गया, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यही इसका एक नकारात्मक विशेषता हो जाता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे धारा हैं जो कि अभी तक यूज नहीं हुए हैं। कुछ आलोचकों का मत है कि संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर निर्वाचित नहीं हुई थी, और सभा उसे संप्रभु संस्था भी नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो संविधान सभा में जो सदस्य गए थे, जो जनप्रतिनिधि थे, वे वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर नहीं गए थे। तो इसीलिए फिर से यहाँ पे भी एक क्वेश्चन उठ जाता है कि वो संप्रभु संस्था नहीं था। और यहाँ संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित की गई थी, और इसका गठन ब्रिटिश संसद कैबिनेट के द्वारा किया गया था। फिर क्या है कि भारतीय संविधान में जिस प्रकार का वर्ड का यूज किया गया वो काफ़ी ज़्यादा जटिल हो जाता है, जिसकी वजह से आम आदमी उसको समझ नहीं पाता। इसीलिए संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो भारत में सामान्य नागरिक के लिए संविधान को समझना काफ़ी कठिन हो जाता है, और इस संविधान को विधि विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं, यानी कि कानून के जो अच्छे जानकार होंगे वही संविधान को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिर क्या आता है कि भारतीय संविधान में केंद्र को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली बना दिया। इसको अभी हम लोग अगला क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि आखिर किस प्रकार से ऐसा बोला जा रहा है कि केंद्र हम लोग का ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य बिल्कुल शक्तिशाली नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो आलोचकों का कहना है कि भारत के संविधान द्वारा अधिकार केंद्र सरकार को सौंप दिए गए हैं, और राज्य की स्थिति नगर पालिकाओं जैसी हो गई। फिर है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत न्याय व्यवस्था, एक हरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवा और राष्ट्रपति की संकरकरण शक्तियाँ हमारे संविधान के प्रमुख एकात्मक लक्षण हैं। तो ये यहाँ पे जो भी चीज़ है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, एक हरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवा, राष्ट्रपति की संकरकरण शक्तियाँ, अगला क्वेश्चन में हम लोग फिर से इन सारी चीज़ को ही डील करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो हम लोग का पहला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का क्या क्या विशेषता है, तो इसमें कुछ सकारात्मक विशेषता भी है और कुछ नकारात्मक विशेषता भी है, तो वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। और एक क्वेश्चन हम लोग का जो आता है वो 40 मार्क्स का आता है। तो 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग 600 से 700 वर्ड का हम लोग का आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 700 वर्ड से ज़्यादा वर्ड है, तो सफिशेंट वाला। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है, परीक्षण कीजिए, या फिर इसी को अन्य प्रकार से पूछा जाए तो भारतीय संविधान संघात्मक है या फिर एकात्मक है, स्पष्ट करें। तो संघ मतलब क्या हो गया, संघ। तो संघ क्या हो गया, एक राजनीतिक इकाई है जो कई अलग अलग इकाई यानी कि बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ होता है, और इन राज्यों ने अपनी प्रमुख शक्ति किसी एक समग्र सरकार को सौंप दी जाती है। तो वही होता है संघ। इसको हम लोग संघ वाले टॉपिक में और अच्छे से पढ़ेंगे कि संघवाद क्या था, संघ क्या है, और भारत में संघ मतलब क्या हो गया, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। तो भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक है। संघात्मक मतलब कि जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार दोनों के पास बराबर है, या फिर एकात्मक यानी कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा है या फिर राज्य सरकार के पास ज़्यादा है। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक है या फिर अर्ध संघीय, तो ऐसा क्यों कहा जाता है। तो अगर हम लोग भारतीय संविधान में जो भी चीज़ मेंशन है अगर उनको हम लोग पढ़ेंगे तो एक चीज़ हम लोग को समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसा चीज़ है जिसमें केंद्र सरकार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो कहीं कहीं पे राज्य सरकार को भी बहुत सारा अधिकार दिया गया। यानी कि संघात्मक स्वरूप के साथ साथ एकात्मक स्वरूप के भी लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग बोलते हैं कि भारतीय संविधान सिर्फ और सिर्फ संघात्मक है या सिर्फ और सिर्फ एकात्मक है तो वो उचित नहीं होता।
इसीलिए तो अर्थात भारतीय संविधान को केवल संघात्मक या केवल एकात्मक संविधान कहना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। तो ऐसे में क्या बोलेंगे, तो अर्धसंघीय संविधान कहना ज़्यादा उचित होता है। और व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। यानी कि संविधान में जो भी चीज़ दिया गया है उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को ये चीज़ समझ में आता है कि केंद्र के साथ साथ राज्य को भी बहुत सारी शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि इसको हम लोग ना तो संघात्मक बोल सकते हैं और ना ही एकात्मक बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको अर्धसंघीय बोलना ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो आखिर वैसा कौन सा कारक है जिसकी वजह से भारतीय संविधान को संघात्मक बोलते हैं। तो जैसे कि पहला आ जाएगा दोहरी शासन व्यवस्था, फिर केंद्र राज्य की भी शक्ति का स्पष्ट विभाजन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो दोहरी शासन व्यवस्था में क्या आ जाएगा, तो संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये तीनों मौजूद हैं जो कि संघात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका में हर राज्य से सांसद चुनकर आते हैं जो कि संघात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। और ये तीनों के अपने अलग अलग कार्य हैं, जैसे विधायिका का कानून बनाना, कार्यपालिका का कानून को लागू करना और न्यायपालिका का न्याय दिलाना। तो कार्यपालिका का कार्य क्या होगा, कानून को लागू करवाना, विधायिका का कानून बनाना और न्यायपालिका को कानून का संरक्षण प्रदान करना। फिर आता है सेकंड पॉइंट कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया, जिसके बारे में 7वीं अनुसूची में बताया गया। तो इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होगा। लेकिन अगर किसी विषय को लेकर या फिर किसी कानून को बनाने के संदर्भ में अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाती है दोनों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में, तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। तो संघ सूची के विषय में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि सुरक्षा आ गया, वित्त संबंधी मामला या फिर संचार। तो ये सारी चीज़ आ जाएंगे हम लोग के संघ सूची में आ जाएगा, जिस पर कानून मुख्य रूप से केंद्र सरकार ही बनाएंगे। राज्य सूची के विषय में जैसे भूमि, कृषि, पुलिस, तो ये सारी चीज़ हम लोग क्या जाएंगे राज्य सूची के विषय में। यानी कानून केंद्र सरकार और कानून राज्य सरकार ही बनाएंगे। अब आता है समवर्ती सूची, यानी कि वो सारा विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण। तो ये सारा विषय हो जाएगा जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी कभार पूछ देता है कि भूमि कौन सा सूची का विषय है, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची। तो सुरक्षा, वित्त, संचार ये हो गया संघ सूची का विषय, भूमि, कृषि और पुलिस हो गया हम लोग का राज्य सूची का विषय, और शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया। इसके साथ ही हम लोग का जो पर्यावरण का संबंध है वो हम लोग का हो जाता है समवर्ती सूची से। लेकिन अगर किसी विषय को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे में केंद्र का जो कानून होगा वही मान्य होगा। लेकिन अगर राज्य को कानून बनाया है और केंद्र दोनों राज्य और कानून दोनों मिलकर बनाया है और अगर दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है और अगर राज्य के द्वारा बनाए गए कानून पर अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है तो ऐसी स्थिति में राज्य का कानून उस राज्य में मान्य होगा। तो ये हो गया कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जो कि हम लोग का संघात्मक तत्व को, संघात्मक स्वरूप को बता रहा है। फिर है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, तो इसको भी हम लोग देखें। फिर आता है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो इसके बारे में संविधान की 4वीं अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाना संघात्मकता को प्रदर्शित करता है। जैसे कि झारखंड से 6 लोग राज्यसभा में जाते हैं, जिससे पता चलता है कि राज्यसभा में केंद्र के साथ साथ राज्य के भी कुछ व्यक्ति को जगह दिया गया है। इस प्रकार से हर राज्य से कोई ना कोई व्यक्ति राज्यसभा में जाते हैं। फिर एक राष्ट्रपति के लिए गठित निर्वाचक मंडल, तो राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन होता है उसे मुख्य रूप से लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मुख्य रूप से शामिल होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, जो कि संघात्मक स्वरूप को बता रहा है। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से पहले विधेयक को पारित करना पड़ता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिस पर लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन भी अनिवार्य हो जाता है, जो कि हम लोग का संघात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है।
तो ये सारे कुछ कुछ पॉइंट हो गए जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि भारतीय संविधान संघात्मक स्वरूप को फॉलो करता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारा और पॉइंट है जिससे हम लोग को समझ में आता है कि एकात्मक स्वरूप भी है, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना। तो राज्यपाल मुख्य रूप से राज्य के लिए होते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर राज्य बोलने का मतलब कि झारखंड जैसे राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आपातकालीन स्थिति में राज्य सूची के विषय में संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, लेकिन राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को था। लेकिन अगर आपातकालीन स्थिति है तो वैसी स्थिति में राज्य सूची का विषय जैसे भूमि, कृषि और पुलिस ये सबसे संबंधित कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएंगे। फिर एक राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर राज्य को विघटित कर सकता है या फिर स्थगित कर सकता है। साथ ही वे आर्टिकल 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकते हैं। यानी कि जब राज्यपाल को लगे कि राज्य में संविधान के अनुरूप या फिर केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे? आर्टिकल 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जहाँ पर राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि हम लोग को समझ में आता है कि इस स्थिति में केंद्र सरकार ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर एक नए राज्य का निर्माण करना। अगर नए राज्य का निर्माण करना है या फिर सीमा में परिवर्तन करना है या फिर नाम में परिवर्तन करना है, तो इसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। कल दिन अगर झारखंड का नाम में परिवर्तन करना है तो ऐसी स्थिति में अगर संसद नाम में परिवर्तन करना चाहे तो वे कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 3 में दिया गया है। फिर अगला है वित्त अधिकारों के वितरण का अधिकार केंद्र सरकार को है। अब आर्टिकल 249 में क्या बताया गया है कि अगर राज्यसभा राज्य सूची का कोई भी विषय, अगर उस विषय को अगर 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्र महत्व का घोषित कर देती है, तो वैसी स्थिति में जो राज्य सूची का विषय है उस पर संसद 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। यानी कि राज्य सूची का विषय था लेकिन कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। क्यों? क्योंकि 2/3 बहुमत से राष्ट्र महत्व का उसको घोषित कर दिया गया राज्यसभा के द्वारा। फिर आर्टिकल 312 में जिसमें बताया कि अखिल भारतीय सेवा, तो अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। इसमें झारखंड जैसे राज्यों के विधानसभा या फिर विधान परिषद का कोई भी रोल प्ले नहीं रहता है, और इन सेवाओं के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को निलंबित किया जाना एकात्मकता को प्रदर्शित करता है। अगला है अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि जिन शक्ति का उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, वो सारा चीज़ किस में आ जाएंगे? अवशिष्ट शक्ति में आ जाएंगे। तो इस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है, जिसके बारे में आर्टिकल 248 में बताया गया है। तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसको देखने के बाद हम लोग को समझ में आता है, जैसे कि दोहरी शासन व्यवस्था में हो गया, या फिर केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का स्पष्ट विभाजन को लेकर हो गया, या फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो गया, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो गया, राष्ट्रपति के गठन और निर्वाचक मंडल में राज्यों का प्रतिनिधि राज्य के विधायक भी शामिल होते हैं, या फिर संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया। तो ये सब चीज़ को देखते हैं तो लगता है क्या कि संघात्मक स्वरूप है। लेकिन इसके साथ ही जब देखते हैं कि आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा रहा है और राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, फिर आर्टिकल 249 का प्रयोग करके यानी कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को अगर राष्ट्र महत्व का घोषित करते हैं तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद का हो जाता है। फिर अगर आपातकालीन स्थिति है तो वैसी स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाती है, जो कि हम लोग का एकात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। यानी कि हम लोग क्लियरली ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक है या भारतीय संविधान एकात्मक है। यानी कि कुल मिला के इसको अर्धसंघीय बोलना ही ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। तो ये जो क्वेश्चन था हम लोग का ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है और प्रमुख आधारभूत ढांचों का उल्लेख करें। तो आधारभूत ढांचा से संबंधित जो भी केस हैं उन सारे केस के लिए एक अलग से वीडियो लाया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा आर्टिकल्स हम लोग को पता नहीं है। तो अगर डायरेक्ट केस को अगर हम बताने लगेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक अलग से वीडियो आएगा कुछ समय बाद, जिसमें सब केस को एक बार में बता दिया जाएगा। फिर वहाँ पे समझ में आएगा कि आधारभूत ढांचा क्या है और इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कब कब करती है और कैसे करती है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे दे दिए हैं, आप लोग एक बार खुद से पढ़ सकते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगला क्लास जो होगा वो हम लोग का चैप्टर 3 होगा, जो कि मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का होगा। क्लास से संबंधित कोई भी इंक्वायरी करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।